तो प्यारे बच्चों, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे प्लीज। आज हम पढ़ेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ध्यान से हम समझेंगे हम लोग। ठीक, एक एक चीज समझेंगे इसकी। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना बेटा, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के कैन बी के सी, के कैन बी के पी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है प्यारे बच्चों। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस पे आ रहा है, तो उस कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन का तो हम केसी निकालेंगे ना। तो केसी या केपी जो होता है वो किसी रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वो उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि किस पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस पे इक्विलिब्रियम आएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम। अगली बात देखो बेटा, के ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक, के कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कितना रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम पे आके कितना रिएक्शन हो गया। ये एक्सटेंट जो है दैट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय के। कैसे? मान लो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ए इज गिविंग मी बी। ठीक, मैं इसका के लिखता हूं। इसका के का वैल्यू क्या आएगा? बी की कंसंट्रेशन बाय ए की कंसंट्रेशन। मान लो अगर मैं कहता हूं कि के जो है वो बड़ा है, इफ के इज लार्ज, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में आ चुका है, नियर टू कंप्लीशन जा रहा है। समझ में आई बात? ऑन द अदर, अगर मैं बोलता हूं के की वैल्यू स्मॉल है, अगर मैं बोलता हूं के की वैल्यू स्मॉल है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हमारे पास ए ज्यादा होगा। अगर ए ज्यादा होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में ज्यादा है, अभी फॉरवर्ड में कम है, यानी ज्यादा रिएक्शन आगे नहीं गया है। समझ रहे मेरी बात? ए ज्यादा है, अभी बी पूरी तरह नहीं बना है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लेस, सो इट कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बना बेटी, क्वेश्चन इस पे बन गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, which of the following reaction goes farthest to the completion, goes farthest to the completion। हमें बोला गया कि कौन सा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन के लिए फारदेस्ट चला गया है, और हमें ए दे दिया, के की वैल्यू है 1, बी के की वैल्यू है 10⁻⁻1, सी के की वैल्यू है 10⁻10, और डी के की वैल्यू है आप कह लो 10। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि कौन सा रिएक्शन फारदेस्ट टू द कंप्लीशन गया है। कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन फारदेस्ट टू द कंप्लीशन है? क्योंकि हमें पता चल रहा के ज्यादा हुआ, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, फारदेस्ट टू द कंप्लीशन होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि के की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये इसके मुकाबले 10⁻10 है, मतलब बी बहुत ज्यादा है, तो इट हैज गॉन फारदेस्ट टू द कंप्लीशन। बोलो बेटा, क्लियर? यहां पे एक्सटेंट को हम एक और चीज से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग एन अनदर थिंग। ठीक,
इट कैन प्रिडिक्ट, अगला हम बोल सकते हैं इट कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा या जा रहा है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास ये इक्विलिब्रियम था, ठीक है जी, और मैंने बोला इसका के की वैल्यू ये है, बट ये कंसंट्रेशन जो हम ले रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कहां ले रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे बी की कंसंट्रेशन ऐसी होगी और ए की कंसंट्रेशन ऐसी होगी। हम के कहां निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पे ही तो निकालेंगे। के कहां निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पे ही तो निकालेंगे ना बेटा लोग। अब एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं यही रेशो लिखना चाहता हूं, मैं यही रेशो लिखना चाहता हूं, ठीक, बट एट द टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, एट द टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी और पर्टिकुलर जगह पे मैं यही रेशो लिखना चाहता हूं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है, तो क्या मैं इसको के लिख सकता हूं? अभी के तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि के तो कहां पे आएगा? इक्विलिब्रियम पे। तो मैं इसको लिख देता हूं क्यू। क्या लिख देता हूं? क्यू। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है रिएक्शन कोशिएंट। क्या होता है? रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है जी। अब रिएक्शन कोशिएंट क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन कोशिएंट? बेटा देखो, हम अगर बोले क्यू यानी रिएक्शन कोशिएंट, तो आप बोलोगे इट इज सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन एज के एट द टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम के टाइम को छोड़ दो, ठीक, इक्विलिब्रियम के टाइम को छोड़ दो, किसी और कंसेंट, किसी और जगह पर सेम एक्सप्रेशन, ठीक, अगर हम लेंगे, आप इक्विलिब्रियम को छोड़ दो, किसी और पर्टिकुलर जगह पर अगर हम यही एक्सप्रेशन लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे, रिएक्शन कोशिएंट बोलेंगे। अब हमें यह तो पता है कि कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है या इक्विलिब्रियम में आना है तो वो इक्विलिब्रियम तक आएगा, ठीक है ना बेटा, उसको तो इक्विलिब्रियम तक आना ही है। अब मान लेते हैं अगर हमारे पास इफ वैल्यू ऑफ क्यू इज लेस देन के, अगर क्यू की वैल्यू के से कम है ना, जो हमने क्यू निकाला उसकी वैल्यू के से कम है, तो रिएक्शन तो के तक जाएगा ना। के तक जाने के लिए इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी क्यू की, कि नहीं? वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोडक्ट, तभी तो बढ़ेगा। तो रिएक्शन शुड मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि क्यू बढ़ जाए और के बराबर पहुंच जाए। तो इसका मतलब अगर क्यू छोटा है के से, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाई, रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर? वहीं पे मान लो अगर Q इज ग्रेटर देन के, अगर Q ग्रेटर देन के है तो K तक पहुंचने के लिए इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम। कम कैसे होगा? रिएक्टेंट बढ़ जाए, प्रोडक्ट कम हो जाए, तो रिएक्शन कहां आएगा? बैकवर्ड। तो ऐसे केस में रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट इक्विलिब्रियम शुड बी अचीव्ड। अब आप मेरे को बोलोगे सर एक बात बताओ कि भाई ये क्यू बड़ा कैसे हो सकता है? बेटा हो भी सकता है, हो सकता है हम प्रोडक्ट की साइड से चले, हमने पहले रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट डाल दिए थे ज्यादा, रिएक्टेंट थे कम, तो क्यू की वैल्यू क्या थी? ज्यादा, तो रिएक्शन को वापस आना पड़ेगा के तक पहुंचने के लिए। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर क्यू की वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू के से कम है, तो के को अचीव करने के लिए उसको बढ़ना होगा, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और अगर क्यू की वैल्यू के से ज्यादा है तो उसको वापस कम करना पड़ेगा, तो रिएक्शन कहां आएगा? बैकवर्ड। और अगर मान लो क्यू हमारे पास के बराबर हो जाए, मतलब क्या हो गया? कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ऐसे में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। समझ में आई मेरी बात? अब इस पे न्यूमेरिकल बन जाएगा। आपको बोल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है,
और आपको कंसंट्रेशन एट अ टाइम दे देंगे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, बोलेंगे बोलो रिएक्शन किस साइड को जा रहा है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से क्यू निकाल लोगे। अगर क्यू की वैल्यू के से बड़ी आ जाएगी तो हम बोलेंगे रिएक्शन अभी बैकवर्ड जाएगा, और अगर बोलेंगे क्यू की वैल्यू के से छोटी आ गई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर के की वैल्यू क्यू के बराबर आ गई तो समझ लेंगे हम इक्विलिब्रियम आ गया है। बोलो एक्सटेंट प्रिडिक्ट हो सकता है, डायरेक्शन प्रिडिक्ट हो सकती है, कोई मुश्किल? अगली बात देखो, हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेट से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें रेट के बारे में कुछ नहीं बताता है, येट हमें फिर भी इससे आइडिया लग जाता है रिएक्शन कितना स्लो है या फास्ट है, ये आइडिया जरूर लग जाएगा हमारे पास। ठीक, यानी दो, अगली कैरेक्टरिस्टिक है दो, के डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हालांकि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, यानी कि स्पीड से रिएक्शन चल रहा है, वो तो के नहीं बताता हमें, है ना, yet it can give an idea how reaction is moving towards equilibrium। ठीक, हालांकि रेट को बताएगा नहीं, yet ये थोड़ा बहुत आइडिया हमें दे सकता है। कैसे दे सकता है? देखो बेटे, अगर हम के की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि के क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। पिछली डेरिवेशन में किए थे ना तुम कि के जो होता है के ऑफ फॉरवर्ड बाय के ऑफ बैकवर्ड, वेयर के ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इजंट इट? और ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, और आपको मैंने बताया था कांस्टेंट को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं, रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो आफ्टर ऑल ये रेट ही बता रहा है ना हमारे को, तो एक तरह से दो रेट्स की रेशो है ना, उससे हमें आइडिया तो लग जाएगा कि के फॉरवर्ड ज्यादा है कि के बैकवर्ड ज्यादा है। के फॉरवर्ड ज्यादा का मतलब क्या होगा कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ थोड़ा स्पीड से चल रहा है। के बैकवर्ड का मतलब ज्यादा, अगर के बैकवर्ड ज्यादा हो गया तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो है। इससे आइडिया तो लगेगा ना हमें। तो जैसे इस पे क्वेश्चन आ जाए और हमें क्वेश्चन दे दें विच रिएक्शन मूव्स या विच रिएक्शन reaches to equilibrium at in maximum time। कौन सा रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम टाइम लगाएगा? हमें दे दिया फिर से k इज इक्वल टू 1, बी के इज इक्वल टू 10 टू पावर -1, सी के इज इक्वल टू 10 की पावर 10 और डी के इज इक्वल टू 10। अब मैक्सिमम टाइम टू रीच टिल इक्विलिब्रियम देखना है, तो बेटा जो रिएक्शन बहुत स्लो होगा इट विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच टिल इक्विलिब्रियम। और स्लो कब होगा? जब इसकी वैल्यू छोटी होगी और इसकी वैल्यू बड़ी होगी। माइंड इट, हम रिएक्शन को रिएक्टेंट से शुरू कर रहे हैं। यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं, हमने रिएक्टेंट डाले और रिएक्टेंट डालने से रिएक्शन चलने लगा। ठीक, अब के की वैल्यूज हमारे पास ये दे रखी है, किसको मैक्सिमम टाइम लगेगा टू रीच टिल इक्विलिब्रियम? ऑब्वियसली जिसका के छोटा होगा। के छोटा होगा तो उसका मतलब के फॉरवर्ड छोटा है और के बैकवर्ड बड़ा है। यानी फॉरवर्ड में रिएक्शन स्लो चल रहा है, बैकवर्ड में फास्ट आ रहा है, तो भैया इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा कि नहीं?
रिएक्शन को फॉरवर्ड चलना पड़ेगा कि नहीं, समझे? मतलब ऐसे समझ लो ना यार कि आप शिमला से जलंधर चल पड़े हैं, इक्विलिब्रियम चंडीगढ़ है, अब आप क्या करते हो, 10 किलोमीटर आगे जाते हो और 15 किलोमीटर पीछे आ जाते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, चंडीगढ़ में पहुंचने के टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? और अगर आप ऐसा हो कि हाँ भाई 10 किलोमीटर आगे जाते हो, 2 किलोमीटर वापस आते हो, तो हम जल्दी पहुंचेंगे कि नहीं? तो ऑब्वियसली के की वैल्यू अगर छोटी होगी, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो थोड़ा स्विफ्टली चलेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम तक पहुंचना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो के की वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए टू रीच टिल इक्विलिब्रियम इन द मैक्सिमम टाइम। मिनिमम टाइम कौन लेगा? जिसका के बड़ा। तो इसका आंसर क्या आया? बी आया। बोलो क्लियर हो गया? हालांकि इसने स्पीड प्रिडिक्ट नहीं की। अगर मैं बोल रहा हूं मैं 10 किलोमीटर आगे जा रहा हूं फिर 2 किलोमीटर वापस आ रहा हूं, उससे स्पीड थोड़ी प्रिडिक्ट हो रही है, मेरी स्पीड नहीं प्रिडिक्ट हो रही है, पर यह प्रिडिक्ट हो रहा है भैया मेरे को टाइम लगेगा, अपनी डेस्टिनेशन से आगे मूव करने के लिए टाइम लगेगा। तो थोड़ा आइडिया तो लग जाता है ना, एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं होना हुई हमारी। एग्जैक्ट स्पीड तो ऐसा होता है भाग भाग के आगे जा रहा हूं, भाग भाग के वापस आ रहा हूं। और स्पीड है मेरी 200 किलोमीटर प्रति आवर, इतनी फास्ट भाग रहा हूं, पर उसमें से वापस आ जाता हूं, नेट स्पीड क्या उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। तो क्या स्पीड का आइडिया मिला? स्पीड का आइडिया नहीं मिला, पर हाँ ये जरूर मिल गया कि भैया कितने टाइम में मैं पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन पे, ये आइडिया मेरे को मिल गया। समझ में आई? तो इस तरह से हमारे पास के स्पीड को प्रिडिक्ट नहीं करता, बट एटलीस्ट एक आइडिया दे देता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में ज्यादा समय लगाएगा, कम समय लगाएगा, स्विफ्टली मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, स्लगिश है, ये सब आइडिया हमें मिल जाएगा। बोलो क्लियर? अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान देना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम और डेंसिटी। ठीक? यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration, pressures, ठीक, does not depend on pressure, volume, density, etc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ना तो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे, ना डिपेंड करता है प्रेशर पे, ना डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, ना डिपेंड करता है डेंसिटी। सर झूठ झूठ झूठ। क्यों सर? आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो लिखते हो है ना, वो तो आप कंसंट्रेशन लिखते हो, तो कंसंट्रेशन पे कैसे नहीं डिपेंड किया? हम यहां क्या बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कितनी झूठी बात बोल रहा हूं मैं कि अगर A मोल्स ऑफ A गिविंग अस B मोल्स ऑफ B, और इसका K लिख रहा हूं B की पावर B, A की पावर A, यहां लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, और फिर बोलता हूं कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर नहीं रहा, इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा सिंपल बात है, इक्विलिब्रियम पे ये जो कंसंट्रेशन है ना, उसी कंसंट्रेशन पे आपके पास क्या आना है? इक्विलिब्रियम आना है। अब आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो क्या इक्विलिब्रियम आया? इक्विलिब्रियम तो दोबारा उसी समय आएगा जब इसकी रेशो सेम हो जाएगी, है ना? तो हमने क्या कर लिया, हमने कुछ भी डाला या निकाला, हमने कंसंट्रेशन चेंज की, क्या इक्विलिब्रियम अपनी पॉइंट से चेंज हुआ? वो तो उसी जगह आएगा जहां रेशो वही रहेगी। अगर वैल्यू इसकी 50 है, हमने इसको चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं, अब वो दोबारा से चेंज होगा, और जब इसकी वैल्यू दोबारा 50 आएगी तभी आएगा। तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमने छुनछुने बढ़ा ली? कुछ कर लिया है भाई? कुछ भी नहीं हुआ ना। आपने वॉल्यूम चेंज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। नो, इक्विलिब्रियम विल रीगेन इटसेल्फ इन द सेम कंडीशंस, है ना, व्हेन रेशियो इज सेम। तो इक्विलिब्रियम पे आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, डेंसिटी बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। समझ में आई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम की नहीं। किसकी बात कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी क्वेश्चन कैसे आया? बोला जी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है। एक रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है। अब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना? बोला जी 16।
क्योंकि वो तो वहीं आना है ना। आपने बोला जी, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बोलते जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 30 है और आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? बोले 30 है यार, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहना है, इक्विलिब्रियम तो वही आना है भाई। समझ में आई? हमने कंसंट्रेशन चेंज की, इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। अब वो इक्विलिब्रियम नहीं है, अब उसको दोबारा रीगेन होना है। रीगेन होने के लिए उतनी वैल्यू पे आना है जितनी वैल्यू पहले थी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, does not depend upon volume, does not depend upon density, does not depend upon surface tension, etc etc। ठीक, क्लियर? फिर सर किस पे डिपेंड करता होगा? बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स only on, equilibrium constant depends only on temperature and stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction। बेटे ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और एक स्टोइकियोमेट्री पे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो बेटा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शिफ्ट होगा, चेंज होगा। और स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? एक नो नॉट नंबर ऑफ मोल्स बेटे, बिल्कुल नहीं, इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो आगे लिखा जाता है, जैसे 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी, तो जो 2 3 लिखा जाता है वो क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री। बेटा गिवन मोल्स को स्टोइकियोमेट्री नहीं कहते बच्चे। हो सकता है एक रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स 2 मोल्स ऑफ बी गिविंग अस 3 मोल्स ऑफ सी, और इसके आपको दिए 10 मोल, इसके भी दिए 10 मोल। तो बेटा स्टोइकियोमेट्री ये नहीं है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है बेटा, जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे जाते हैं, उसका गिवन मोल से कोई रिलेशनशिप नहीं है बेटा। समझ में आई? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अगर आप टेम्परेचर को शिफ्ट करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, उसका के की वैल्यू भी चेंज होगी। जबकि आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई। आपने प्रेशर को डबल किया, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई। बट टेम्परेचर को चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज होगी, और उसी तरह स्टोइकियोमेट्री को चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज होगी। बच्चों बोलो समझ में आ गया? हाँ जी बेटे। बेटे वो रेट लॉ के लिए बोला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए तो बोला ही नहीं था। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास सेक्शन से निकलता है, ना कि रेट लॉ से। ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चे, इसलिए उसमें स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ठीक, बट इसके ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। सर क्यों पड़ेगा यार, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हो। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी मान लो, तो उससे क्या रेट चेंज होता है? हाँ जी, आप चपाती खा रहे हो भाई, है ना जी, आप 1 मिनट में 1 चपाती खा रहे हो, आपके प्लेट में 10 चपातियां पड़ी हो, 2 चपातियां पड़ी हो, क्या उससे फर्क पड़ रहा है? खाने की रेट पे फर्क पड़ रहा है? ये तो नहीं 10 चपातियां देख के ज्यादा खाओगे भैया, जो रेट होगी उसी तरह चलोगे ना। तो जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई, क्या रेट पे फर्क पड़ा? रेट पे फर्क नहीं पड़ा। प्रेशर बढ़ाया, रेट पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वॉल्यूम बढ़ाई, रेट पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा भाई। इसलिए जब रेट पे फर्क नहीं पड़ा तो क्या रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा? जब रेट कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट हां, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे कि नहीं? है ना, सामने रोटी पड़ी, आग लग गई, फटाफट खा लो, है ना भाई, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी शिफ्ट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट्स। तो अगर रेट कांस्टेंट ही चेंज हो गए
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होगा ही होगा, तो टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। और रही बात स्टोइकियोमेट्री, बेटा अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी पावर चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैंने इसको यहां पे क्या लिखना था, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखना था, c की पावर 3 बाय a की पावर 2 एंड b की पावर 2। अब मैंने यहां 4 कर दिया, तो पावर चेंज हो गई कि नहीं? पावर चेंज होगी तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं? ऑब्वियसली। तो बेटा टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री ये दो चीजें जिसपे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। उसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में डालूंगा, ठीक। आपको मैं बोलूंगा कि हाँ जी देखो यहां पे मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है, मैंने कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, ठीक है, अब बताओ मेरे पास कितना होगा? बोलना जी उल्लू मत बनाओ, उतना ही होगा। सिर्फ टेम्परेचर या स्टोइकियोमेट्री चेंज करने से हमारा केस शिफ्ट होगा। बोलो क्लियर? हाँ जी बेटा। नहीं, मास तो कंसंट्रेशन से भी चेंज हो रहा था बेटा। क्यों होगी चेंज उससे काइनेटिक एनर्जी? बेटा वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, वो थोड़ी कम कर दिया तेने। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो वो उसी मॉलिक्यूल का मास है ना, वो थोड़ी आधा कर दिया तेने। तूने तो कंसंट्रेशन को चेंज किया भाई। समझ में आई मेरी बात? ठीक। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सही है कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्री। बोलो यहां तक समझ में आया? देखो बेटे एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, उसकी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस की क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो आपने पढ़ लिया। अगर रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री अलग है तो उसकी यूनिट्स अलग है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन। तो अगली बात ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है। बट ये कोई बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसकी। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया ये? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलते बेटा, अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने दो चीजों का इफेक्ट पढ़ना भाई, स्टोइकियोमेट्री का और टेम्परेचर का। तो चलो पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या असर होता है? देखो बेटे वैसे तो तुम्हें मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूं, तुम मेरे प्यारे वाले बच्चे हो, आपको हर चीज बताई जाती है, ठीक, जो और बच्चों को नहीं मालूम होती है। ठीक, पता नहीं आप लोगों ने कितना इसको कभी ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है। कैसे पता चलता है कि एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है बुरा पढ़ा रहा है? टेल मी। रिजल्ट से पता चल जाता है। अगर तू ही ना पढ़ेगा तो मैं क्या कर लूंगा? उससे पता चल जाएगा टीचर ने अच्छा पढ़ाया कि बुरा पढ़ाया। अपने रिजल्ट्स का खामियाजा क्या टीचर पे डालोगे? हैं भाई? कैसे पता चलता है हमारे को कि टीचर ने जो आपको पढ़ाया वॉज गुड, एक्सीलेंट? नहीं, कॉपी कंपेयर करने से भी पता नहीं चलता बेटा। कॉपी कंपेयर करने से कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने तुम्हें उल जुलूल पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें बीएससी की चीजें पढ़ा दी। अब बीएससी की चीजें पढ़ा दी, मेरी कॉपी तो उन सबसे अच्छी है, तो मैं क्या अच्छा टीचर हो गया? नहीं बेटा। देखो आपको कैसे पता चलता है किसी भी टीचर का, अगर आपसे PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपसे हो रहे हैं, उसमें भी 100% आपसे नहीं होते हैं। अगर आपसे 80% PYQs सॉल्व हो रहा है और आप क्योंकि +1 में न्यू है, ठीक, तो +2 में जाते हो, चलो और भी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है। अगर आपके +1 में 75-70% तक PYQs आप सॉल्व कर पा रहे हो, और केमिस्ट्री में परसेंटेज थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, कंबाइंड चीजें लगती है ना बेटा, कुछ अगले चैप्टर्स की जो +2 की है यहीं पे आ जाएगी, ठीक, वो कई बार नहीं होता। ठीक, जैसे अभी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक रिलेशनशिप नहीं करवाया क्योंकि वो यहां आना था। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स घर में शुरू कर दी और आपको डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन करने नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कम पढ़ाया, वो अभी आया नहीं। तो केमिस्ट्री में परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है, बट येट अगर आपसे 60%, 65%, 70% PYQs +1 में सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टॉट वेरी गुड। और अगर
बाई चांस 80% हो रहे तो एक्सीलेंट, ठीक। 100% तो केमिस्ट्री में बेटा मेरे से नहीं होंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 100% जो टीचर भी होता है वो भी नहीं सॉल्व कर पाता है दोस्त, ठीक। नो वन इज परफेक्ट, बट ये है कि आपसे कितने PYQ सॉल्व हो रहे हैं वो मैटर करता है बेटा। क्या आपको हर तरह का क्वेश्चन दिखाया है टीचर ने क्लास में? क्या आपको लगता है कि इस पे इस तरह का क्वेश्चन मैं बना सकता था पर सर ने नहीं करवाया? क्या ऐसा है? इससे पता चलता है जब आपकी थॉट से कोई नया क्वेश्चन बन सके जो कि टीचर ने नहीं करवाया, या आपके PYQ में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो जिसकी थॉट आपको कभी दी नहीं गई, दैट मीन्स आपको अंडर पढ़ाया। एक बात ये समझ लेना, अगर बेटा तुमसे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, है ना, तो तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा, तुम्हारा उल्लू बनाया जा रहा है। कौन से? जो दिए हुए क्वेश्चन है। अगर दिए हुए क्वेश्चन तुम्हारे से 100% सॉल्व हो रहे हैं तो आपका उल्लू बनाया जा रहा है। बहुत सिंपल रीजन है कि भैया इसका मतलब जो आपसे हो रहा है वही करवाया जा रहा है। प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, दिक्कतें आनी चाहिए, टफ लगना चाहिए। टफ नहीं लगेगा इसका मतलब यू आर नॉट टॉट वेल। मेरे एक बच्चे ने मेरे को ऐसे ही बोल दिया, कहते सर अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा था +2 में अपने यहाँ पर, तुम +1 के बच्चे इसलिए आपको गाइड कर देता हूं मैं बार बार, ठीक। तो एक बिटिया थी मेरी, उसने मेरे को बोला कि सर जब मैं आपका ऑर्गेनिक पढ़ती हूँ मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहती है, मेरे को बड़ा टफ लग रहा है, जबकि जितने भी मेरे फ्रेंड है वो बोलते ऑर्गेनिक बहुत ईजी है, बहुत आसानी से होती है, पर मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन होती है उसके अंदर। तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटे। मैं क्लास में गया, मैंने 2 क्वेश्चन दिए उनको, है ना, 2 क्वेश्चन दिए, एक इधर एक इधर। एक क्वेश्चन में अभी तुम +1 में पढ़ोगे आगे जाके, एक होता है सेट-ज़ेफ रूल, है ना, और एक होती है एलिमिनेशन। तो मैंने एक जगह पर एक क्वेश्चन दिया जिसमें क्या था, एलिमिनेशन होनी थी और सेट-ज़ेफ रूल लगा के प्रोडक्ट निकलना था, ठीक। तुम समझेंगे आगे जाके। और एक क्वेश्चन दिया जिसमें हमें यह डिसाइड करना था कि वेदर इसमें E1 होना है, एलिमिनेशन का कौन सा मैकेनिज्म होना है, E1 होना है, E2 होना है, E1C भी होना है या EI होना है। उसके बाद ये डिसाइड करना था क्या इसमें हॉफमैन रूल लगना है कि सेट-ज़ेफ रूल लगना है। फिर उसके बाद ये डिसाइड करना था इसमें एल्कीन सिस बनना है कि ट्रांस बनना है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए, मैंने कहा करो। अब जब बच्चों ने कर लिया, अब मैंने बोला मेरे को बताओ एक क्वेश्चन इसमें कितनी दिक्कत आई? बोलते सर 1% भी नहीं। मैंने कहा कितनी बातें सोची? बोलते सर सेट-ज़ेफ रूल सोचा, आंसर आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा दूसरा क्वेश्चन कितनों से हुआ? 5-6 बच्चों से। मैंने कहा बाकियों से क्यों नहीं हुआ? कहते सर अभी सोच रहे हैं कि इसमें E1 आएगा, E2 आएगा कि E1C भी आएगा, फिर हमें ये देखना पड़ रहा है इसमें सेट-ज़ेफ आएगा कि हॉफमैन आएगा, फिर हमें ये देखना पड़ रहा है कि इसके आगे सिस बनाऊं कि ट्रांस बनाऊं। तो मैंने कहा इतनी थॉट कोई और जनरेट करेगा? करेगा क्या? तो वो मुश्किल लगेगा ना, बट जो क्वेश्चन तुम कर सकोगे वो कोई कर नहीं पाएगा, ये श्योर है। तुम हर वो क्वेश्चन कर पाओगे जो दूसरों के लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए इजी, और इजी तो तुम चुटकी में निकाल दोगे भाई। कौन सा इजी छोड़ के हम ऐसी चीज करवा रहे हैं जो मुश्किल है? कोई ऐसा है? इजी तो चलता ही है, पर उसके साथ हमारी बिल्डिंग थोड़ी ऊपर तक जाती है। पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो PYQs में नहीं आया होता। नो क्वेश्चन इज दैट। तो बेटा थोड़ा सा मेहनत करो ताकि बहुत कुछ समझाया जा सके। तो आपको मैं जो चीज बताने जा रहा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं क्यों शुरू हुआ इस बात पे? बेटा देखो लड्डू बनना बहुत आसान है, ध्यान से समझना। ये जो रिलेशनशिप आपको लिखवा रहा हूं बेटा, केमिस्ट्री में किसी भी कांस्टेंट पे टेम्परेचर का असर बताने के लिए एक ही इक्वेशन है और कोई इक्वेशन है ही नहीं, ठीक। किसी भी कांस्टेंट पे टेम्परेचर का असर बताने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन है, कोई और इक्वेशन है ही नहीं है। बट मजे की बात पता क्या बताऊं, इक्वेशन वही होगी लेकिन उसको यहां मैं बोलूंगा वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, ठीक। जब मैं कभी सॉल्यूशंस पढ़ा रहा हूंगा, है ना, वेपर प्रेशर जैसे कांस्टेंट की बात करूंगा तो मैं उसी को बोल दूंगा क्लॉसियस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन। जब मैं काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूंगा
तो उसी इक्वेशन को हल्का सा चेंज करके बोल दूंगा कि ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। अब लोग बाग इसको अलग अलग पढ़ाएंगे, आप सोचेंगे अलग अलग इक्वेशन है, इक्वेशन एक ही है। ठीक, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी कांस्टेंट पे टेम्परेचर का असर बताने के लिए एक ही इक्वेशन है, और वो क्या है, इधर ध्यान देना। वो एक जर्नलाइज्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, उसके बाद इक्विलिब्रियम में कैसे यूज होती है, सॉल्यूशन में कैसे यूज होती है, या फिर काइनेटिक्स में कैसे यूज होती है। वेरी सिंपल। देखो बेटे, कोई भी कांस्टेंट ले लो के, कोई भी कांस्टेंट क्या ले लो, के, इसके ऊपर टेम्परेचर का असर बताने के लिए इक्वेशन हम देते हैं ए ई रेज टू पावर माइनस एनर्जी यूज्ड फॉर द प्रोसेस, एनर्जी यूज्ड फॉर द प्रोसेस बाय आरटी। ये इक्वेशन को ध्यान से देख लो, क्या है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस एनर्जी यूज्ड बाय आरटी। ठीक, अब यहां पर हम अगर इन इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इसी इक्वेशन को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लगा रहे हैं, इसी इक्वेशन को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लगा रहे हैं, तो आप लिखेंगे के इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट कैन बी केपी, इट कैन बी केसी, व्हाटसएवर, है ना, इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर, किसी भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है भाई। तो एनर्जी यूज को केमिस्ट्री को किस टर्म में लिखते हैं, डेल्टा एच। क्या लिखते हैं, डेल्टा एच। तो यहां पे आ जाएगा ऊपर एनर्जी यूज की जगह डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी। इसको हमने बोल दिया, यहां पे हमने बोल दिया दिस इज वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। क्या बोल दिया, वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। मान लो मुझे एक कोई दूसरा चैप्टर था, उसमें मुझे फॉर वेपर प्रेशर पूछा था। बेटा वेपर प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट ना, वेपर प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम एंड दैट शुड बी कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना जी। तो वेपर प्रेशर के लिए यही इक्वेशन, वेपर प्रेशर को हम पी से डिफाइन किए, पी दैट वाज अ कांस्टेंट, अगेन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर, यहां पे ए इंटू ई रेज टू पावर। बेटा वेपर प्रेशर के लिए वेपर्स बनने चाहिए, वेपर बनने के लिए एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, होता कि नहीं। तो इसको डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आरटी बोल देंगे। मान लो कल को सॉल्युबिलिटी के लिए इक्वेशन यूज करनी है, सॉल्युबिलिटी कितना अमाउंट मैक्सिममली डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्युबिलिटी बोलती है। किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना भाई। बोला जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है सॉल्यूशन कैसी हो जाती है, सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं, फर्दर अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं ना भाई। तो सॉल्युबिलिटी इज आल्सो कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसके लिए हमने लिखा एस यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू ए ई। अब मेरे को एक बात बताओ, सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट चेंज को क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, यही बोलूंगा ना। तो यहां लिख दिया डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन और नीचे लिख दिया आर टी। अब इसका नाम हो गया जी, इसका नाम हो गया क्लॉसियस एंड क्लैपिरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस एंड क्लैपिरॉन इक्वेशन। मजा आ गया, है ना। अब मैं चला गया +2 में काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स मतलब रेट्स ऑफ रिएक्शन, है ना जी। इन काइनेटिक्स, इन काइनेटिक्स में के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट जो अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर। बेटे किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ना भाई। किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ना। अगर ऐसा हो कि किसी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी ना पड़े तो रिएक्शन तो अपने आप ही होता रहेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा क्या। क्यों ऐसा होता है कि अभी रिएक्शन जो फिजिबल रिएक्शन भी है वो अपने आप से क्यों नहीं हो जाते, जो फिजिबल रिएक्शन है वो अपने आप से क्यों नहीं हो जाते,
क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें पहले उसको शुरू करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और जो शुरू करने के लिए मिनिमम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो काके यहां पे डेल्टा एच की जगह क्या आ जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन, और डिवाइडेड बाय आरटी। अब इसी का नाम बन गया आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन उत्तर किसने बताना? थोड़ी ऐसे आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बढ़ा देनी है, पर मेरे हिसाब से अगर तुम ये वाली इक्वेशन एक बार दिमाग में रख लेते हो तो किसी भी कांस्टेंट पे टेम्परेचर का असर बताने के लिए जब भी मैं इक्वेशन बोलूंगा आप चुटकी में इस इक्वेशन को बताएंगे। ठीक, नाम जो मर्जी होगा। बोलो क्लियर हो गया? क्या इसमें इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में कोई फर्क है? इक्वेशंस तो सेम है कि नहीं? इक्वेशन क्या है? सेम है, सिर्फ यहां डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ गया और यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, यहां प्रेशर आ गया, यहां हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गई, यहां सॉल्युबिलिटी आ गया, यहां डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आ गया, यहां रेट कांस्टेंट आ गया, तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। क्या फर्क है इसमें? नहीं है। तो ये बात अभी से दिमाग में बिठा लो बेटा कि हमारे किसी भी कांस्टेंट पे टेम्परेचर का असर बताने के लिए दुनिया में एक ही इक्वेशन बनी है। ठीक, वो ये इक्वेशन है, उसको अलग अलग जगह से राम शाम और काम के नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बेटे बात? ठीक, तो अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। ठीक बेटा, क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो हम पढ़ने जा रहे हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन प्यारे बच्चों, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन को मैंने पीछे लिखा आपके पास, बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है ए ई रेज टू पावर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन आर टी, है ना? अब ये के क्या है भाई? व्हाट इज दिस के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड व्हाट इज दिस ए? इस ए को बोलते बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बेटा प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोला? एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा है ना मैंने इसको। बोलो ई क्या होता है? मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, है ना जी? तो ये एक्सपोनेंशियल से पहले लिखे हो ना, तो इसको क्या बोल दिया? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीजें बताता है। ठीक, ई क्या है? ई इज एक्सपोनेंशियल। और यहां पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो समझ में आता ही होगा कि दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है? टेम्परेचर। बोलो इक्वेशन समझ में आई? पर ये इक्वेशन वर्केबल ही नहीं है, हम एक्सपोनेंशियल में थोड़ी वर्क करते हैं, है ना? अब इसको वर्केबल फॉर्म में लाना है। वर्केबल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? लेट वी टेक लॉग ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेटा प्लीज पेन चलाने से पहले समझ लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो लॉग पहले लेते हैं नेचुरल लॉग। कौन सा लेते हैं? नेचुरल लॉग। तो ये इक्वेशन बन गई नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। बेटा लॉग में पावर आगे आ जाती है कि नहीं? तो आगे आएगा माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन आर टी। और बेटा नेचुरल लॉग ऑफ ई हमेशा 1 होता है। नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है? 1। तो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 हो गया, इक्वेशन इतनी रह गई। बोलो क्लियर? अब इस पे पहला क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशन में बोला कि अगर मेरे पास एक ग्राफ बना लिया जाए और वो ग्राफ बनाया जाए नेचुरल लॉग ऑफ के में और 1/t में, तो मेरे पास कैसा ग्राफ बनेगा? उसकी स्लोप किसके बराबर होगी? ठीक, क्या प्यारे बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। देखो बेटे एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया 1/t। 1/t ले लिया ना, इसको मैं ऐसे करके 1/t लिख सकता हूं कि नहीं?
वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ऑफ के। तो बेटा सबसे पहले स्लोप, एम क्या होती है, स्लोप। स्लोप किसके बराबर आई, एक तो माइनस आई, स्लोप कैसी आई, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कैसी होती है, डाउनवर्ड्स, तो ये स्लोप डाउनवर्ड जाएगी, समझ में आई। और ये जो माइनस स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, वो किसके बराबर आएगी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन आर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, है ना जी। ये माइनस इधर भी लगा सकते हो, वैसे माइनस लगाने का मतलब होता है स्लोप नीचे की तरफ है, उसका मैथमेटिकल कुछ नहीं होता है, बट आप इसको यहां पे भी लगा सकते हो, उससे डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो क्लियर। अब बेटा जी अगर मैं इस पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं और उसका थीटा निकाल लूं, तो आपको आपके सर ने कभी बताया होगा कि स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको टेंजेंट थीटा के बराबर कर लूं और यहां से थीटा निकाल लूं, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो क्या मैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल पाऊंगा, क्या मैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल पाऊंगा। तो माइनस डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, आर टेंजेंट थीटा। आर की वैल्यू वैसी कांस्टेंट 8.314, टेंजेंट थीटा यहां से निकाला, क्या डेल्टा एच निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डेल्टा एच निकल जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, बढ़ाता हूं, बढ़ा के यहां जुड़ा, बेटे जहां पे वाई एक्सिस पे हमारा ग्राफ टच किया करता उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होती है, सी। सी किसके बराबर है, नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर। तो बेटे ग्राफ समझ में आ गया इसका। अगर नेचुरल लॉग ऑफ के और 1/t में होगा तो स्लोप किसके बराबर होगी, माइनस एच बाय माइनस डेल्टा एच बाय आर, या माइनस स्लोप इज डेल्टा एच बाय आर विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर। बोलो क्लियर। पर प्यारे बच्चों इक्वेशन तो ये बन गई है ना, पर बेटा नेचुरल लॉग का तो टेबल ही नहीं है हमारे पास, तो उसका टेबल ही नहीं है भाई। हमारे पास टेबल लॉग टू द बेस 10 का, तो मुझे log to the base 10 में कन्वर्ट करना है। Do you know how to convert natural log to the base 10? It should be multiplied by 2.303। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2.303, तो आ गया log to the base 10 के इज इक्वल टू, इसको भी चेंज करना है तो 2.303 log to the base 10 a माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन आर इंटू 1/t। बोलो ऐसे लिख सकता हूं जी, यार इसमें दो दो जगह पे 2.303 आ रहा है, देश की इंक बर्बाद हो जाएगी, है ना। हमें इसको रेशनलाइज करना होगा, एक बार थोड़ी सी बर्बाद करके बाकी बचाएंगे अपन देश की इंक। कैसे बर्बाद, कैसे करेंगे भाई इसको रेशनलाइज, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303, इसको डिवाइडा, इसको भी डिवाइडा और इसको भी, जब सभी को डिवाइडा तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एंड इक्वेशन चेंजेस टू log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन 2.303 r इंटू 1/t और नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इसके बीच में ग्राफ पूछ लिया तुम्हारे को, मैंने कहा कि मेरे पास है log टू द बेस 10 के और 1/t का ग्राफ, और बोला स्लोप मेरे मुंह पे दे मारो। ठीक, कैसे निकालोगे, अगेन वही कहानी, कैसे वाली, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, एक्स एक्सिस पे 1/t, y एक्सिस पे log ऑफ के। तो बोलो स्लोप कैसी, नेगेटिव की पॉजिटिव, स्लोप कैसी, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कहां को जाएगी, डाउनवर्ड्स। और ये जो नेगेटिव स्लोप होगी ये किसके बराबर होगी, अब की बार डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आर। बात समझ में आ जाती है, ठीक है जी।
जब भी log to the base 10 का ग्राफ होता है ना बेटा, उसमें 2.303 जरूर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, ये स्लोप हो गई, और स्लोप किसके बराबर थी? टेंजेंट थीटा। हम दोबारा से क्या कर सकते थे? इसकी स्लोप का थीटा निकाल सकते थे, थीटा निकाल के यहां पुट कर सकते थे। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फिर से निकल सकता था? निकल सकता था। अब हमने इसको यहां से एक्स्ट्रापोलेट भी कर मारा, यहां पे आके हमारे पास क्या निकला? लॉग ऑफ ए। तो बेटा यहां से हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमें ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी। बोलो बेटे, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? पर हमें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना था ना के पे, है ना जी। तो कैसे देखें? इक्वेशन को जरा ध्यान से निहार लो। इक्वेशन क्या है? लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1 बाय टी। इक्वेशन देख ली। हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मान लो एट टेम्परेचर T1, मैंने टेम्परेचर T1 ले लिया। टेम्परेचर T1 पे log ऑफ K1 इज इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ A विच इज अ कांस्टेंट, ठीक, माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, वो भी कांस्टेंट। वो ऐसा थोड़ी होगा अलग टेम्परेचर पे डेल्टा एच अलग होता है क्या? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो वही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1 बाय T1। यही इक्वेशन लिखनी थी मेरे को T1 पे। मजा नहीं आया? एट टेम्परेचर T2 लिख लेते हैं। अब टेम्परेचर T2 पे इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1 बाय T2। ऐसे लिखूंगा ना भाई, क्यों जी? अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है जी। तो अब दोनों का फर्क देखना दो टेम्परेचर पे। तो हम ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते। बेटा क्या बना जरा इक्वेशन, एक बार ध्यान देना। अगर 1 को 2 से, ये जो बोल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा आ जाता है, वो बताएंगे मेरे को, बताएंगे। log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, है ना जी, इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1 बाय T2, और इसमें से माइनस क्या किया? log ऑफ A माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 RT1। बोलो ऐसा ही आया कि नहीं आया? है ना जी। प्यारे बच्चों, लॉग में सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ओ भैया ये प्लस का और ये माइनस का हट गया, है ना जी। इन दोनों में से कुछ कॉमन भी आता है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाय 2.303 आर कॉमन आता है कि नहीं? उसको पहले ही कॉमन निकाल दें। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस वाला आगे लिखेंगे, और ये क्या रहेगा? माइनस। तो हम क्या ऐसे लिखते हैं? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। बोलो ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? हैं जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो log ऑफ K2 अपॉन log ऑफ K2 बाय K1,
इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। बोलो समझ में आई? पक्का? तो ये जो इक्वेशन बनी, क्या इस इक्वेशन में हम टेम्परेचर का असर बता सकते हैं भाई? हमें एक टेम्परेचर पे एक के दे दिया, फिर दूसरा टेम्परेचर मुंह पे मारा और डेल्टा एच दे दिया, बोला दूसरा के निकाल दो। क्या निकाल पाएंगे हम लोग? निकाल पाएंगे? टेम्परेचर 2 दे दिए, एक के दे दिया, दूसरा के निकालना है, डेल्टा एच दिया है। या फिर एक टेम्परेचर पे T1 पे के दे दिया, T2 पे के दे दिया, बोला डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालो। बोलो निकाल पाएंगे हम लोग? तो यहां टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आएगा? तो आगे समझते हैं। फिर मान लेते से T2 इज ग्रेटर देन T1। हमने मान लिया कि हमारा T1 टेम्परेचर कम था और हमने T2 बढ़ा दिया, हमने थोड़ा हीट कर दिया, T2 बढ़ गया। ऐसे केस में अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताओ यार, ये जो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 जो है, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि T2 बड़ा है ना जी, T2 बड़ा है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव। अब देखना इधर बेटा, प्लीज पेन छोड़ दो, कोई काम का नहीं पेन हमारे, ठीक? पहली बात, इफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? समझते हो इस बात को? अब मैंने क्या किया, यहां पे लिखा log of K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, है ना जी? ये लिखा मैंने। अब इधर ध्यान दो, ये वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। और ये वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? क्या इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ K2 बाय K1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी? क्या इसका मतलब ये हुआ? और क्या इसका मतलब और भी ज्यादा हुआ कि K2 माइनस log ऑफ K1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी? क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू बड़ी थी, ये वाली छोटी थी? क्या इसका मतलब ये हो गया कि K2 इज स्मॉलर देन K1? क्या इसका मतलब ये हुआ कि नहीं? अगर बेटा ये नेगेटिव आ रहा है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि नहीं? आपने टेम्परेचर बढ़ाया था लेकिन के क्या हो गया? छोटा हो गया कि नहीं? यानी इस केस में के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हुआ कि नहीं हुआ भाई? टेम्परेचर बढ़ाया, के क्या हो गया? कम हो गया। देख रहे हो यहां से? समझ में भी आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पे के छोटा हो जाएगा। यानी यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन equilibrium constant decreases with increase in temperature। बोलो कुछ बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर होता है? एक और काम करते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस माइनस आपस में क्या होगा? तो ये वैल्यू सारी नेगेटिव ही आएगी जो भी आएगी, और ये आपको पता डिवाइड का मतलब माइनस होता है, तो दिस माइनस दिस नेगेटिव कब आएगा? ये नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तो नेगेटिव आएगी। अगर ये बड़ा हो गया तो पॉजिटिव आएगी, पर अपनी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब ये बड़ा है, ये T1 पे था, ये T2 पे था, तो T2 वाला छोटा है, T1 वाला बड़ा है। T1 छोटा टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया, K1 से K2 छोटा हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया, K छोटा हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से कम हुआ कि नहीं? एक और काम कर लेते हैं, मान लो
फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी बोलो? अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास? लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय, यही इक्वेशन थी हमारी। पल्ले पड़ रहा है भाई? इसकी वैल्यू कैसी है हमारे पास? पॉजिटिव। और अब डेल्टा एच भी कैसा है? तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ? तो क्या हम ऐसा लिख सकते थे कि लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी? क्या इसको ऐसा भी लिख सकता था, लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 इज पॉजिटिव? ये कब हो सकता है भाई? क्या इसका मतलब ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट K2 इज ग्रेटर देन K1, तभी पॉजिटिव आया? अब बेटा इसका मतलब टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया ही था, हमने बोला से T2 इज ग्रेटर देन T1, तभी ये पॉजिटिव रही वैल्यू। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इस केस में, तो आपका K भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या ऐसे केस में K इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस equilibrium constant increases with increase in temperature? बोलो क्लियर? समझ में आया? पर क्या हमेशा टेम्परेचर असर डालता होगा के पर? मान लो फॉर ए थर्मिक रिएक्शंस, अथर्मिक रिएक्शंस। अब ए थर्मिक रिएक्शन मतलब बोल सकते हैं आइसो एंथैल्पिक, आइसो एंथैल्पिक, आइसो एंथैल्पिक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच क्या हो जाए? जीरो। अगर डेल्टा एच जीरो हो गया तो मेरे दोस्तों लॉग ऑफ K2 बाय K1 डेल्टा एच बाय 2.303 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 है ना? ये वैल्यू कैसी थी और ये वैल्यू कैसी थी? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज। तो क्या इसका मतलब ये हो गया भाई कि लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 इज जीरो? क्या इसका मतलब ये हो गया? अगर इसका मतलब ये हो गया तो क्या ये इसका मतलब ये भी हो गया कि log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ K1? तो क्या मतलब ये K2 इज इक्वल टू K1 हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, K तो नहीं रह गया। क्या K टेम्परेचर पे डिपेंड किया अभी? तो ऐसे में इन आइसो एंथैल्पिक रिएक्शन, जहां पे एंथैल्पी का चेंज ना होता हो, वैसे ऐसे रिएक्शन होते नहीं जिंदगी में, लेकिन फिर भी अगर हो आइसो एंथैल्पिक रिएक्शन, K is independent of तापमान। क्लियर? समझ में आया? बेटे इस पे ना एक असर्शन आ गया पेपर में, ठीक? अभी पूछता हूं बेटा, असर्शन रीजन आ गया। बोला असर्शन था कि K, वैल्यू ऑफ K ऑलवेज चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसका रीजन दे दिया क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो असर्शन ही रॉन्ग हो गई। ऑलवेज तो नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या? बोलो अगर आइसोएंथैल्पिक रिएक्शन है, क्या उस पर टेम्परेचर का असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो ऑलवेज वाला तो बात ही गलत है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, ठीक, ओके, टनाटन, ठीक, बट उस पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बावजूद भी हमारा हो सकता है रेट चेंज ना हो रहा हो, और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज ना हो रहा हो, और उस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रह जाए। जैसे मैं आपको पढ़ाता जाता हूं, कईयों के नंबर ही नहीं चेंज हो रहे,
है ना भाई? तो क्या मेरे पढ़ाने का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। 90% के केस में ऐसा हो नहीं रहा है ना? तो सिमिलरली अगर आइसोएंथैल्पिक रिएक्शन होगा तो बेटा उस केस में के ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं होगा। अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक होगा टेम्परेचर बढ़ाने से के कम होगा। जो ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा दोगे ज्यादा खाएगा, सिंपल एज दैट। जो ज्यादा खाता है उसको ज्यादा दोगे ज्यादा खाएगा, है ना? तो यानी जो एंडोथर्मिक है वो टेम्परेचर खा रहा है, और टेम्परेचर दोगे और खाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक में के बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक के कम होगा विद टेम्परेचर, आइसोएंथैल्पिक में। हाँ जी, अब पूछो जी। भैया आपका T1 से T2 आपने बढ़ाया, K1 से K2 छोटा हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, के छोटा हो गया, मतलब क्या हुआ? समझ में आ गई? क्लियर है भाई सब बच्चों को? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आया। अब इस पे देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं ना, ठीक? बोलो सर बना डालो। क्वेश्चन देखना है और मेरे को आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक? करोगे? आपको बोला एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन equilibrium constant of a reaction is at 300 Kelvin, equilibrium constant of a reaction is 16. ठीक है जी? At 400 Kelvin, equilibrium constant of same reaction is 32. Predict whether reaction is A, exothermic, B, endothermic, D, athermic, सी है ये, और डी डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। और साथ में बोला ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इफ पॉसिबल। देख लिए हो क्वेश्चन? आंसर भी आ गया। क्या आंसर आया? आपका टेम्परेचर बढ़ा, के बढ़ा, तो कैसा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक। तो आंसर तो बड़ा सौखा सीधा सुच्चा सा था, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? लॉग ऑफ 32, यानी पहले हमेशा ये जरूर लिख लेना चाहिए भैया, K2/K1 डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 T1 T2, एक ही बात है। ठीक है जी? अब हमारे पास आ गया लॉग ऑफ K2 है 32, 16, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है 2.303, R की वैल्यू बचपन से जानते हो, यहां पे ऐसा ही भर देना, ठीक? इनमें डिफरेंस कितने का है? 100 डिग्री का, और नीचे 300 इंटू 400। बोलो प्यारे बच्चों, क्या डेल्टा एच निकलता है? यहां लॉग ऑफ क्या आ जाता है? 2। लॉग दिखना सर ने सिखाया आपको। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 और इंटू 8.314, यहां पे 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी? क्या ये सॉल्व होगा हमारे से? कोई दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस?
हाँ जी जनाब, क्यों करेगी बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यहाँ पे डेल्टा एच निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमारे पास यहाँ पे रेशो है, रेशो में तो यूनिट का फर्क ही नहीं पड़ता। ऑब्वियसली वो तो अगर डेल्टा एच अगर तुम्हें किलो कैल में पूछा है तब आर उसी हिसाब से भरोगे ना बेटा, है ना? वहां पे आर की वैल्यू क्या भर दोगे? 2 भर दोगे। अरे ये तो अंडरस्टूड है भाई, है ना जी? कोई मुश्किल? क्लियर हो गया? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया अच्छे से? तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अब चलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। बेटा जी आप पिछले 44 साल से कंपटीशन के पेपर हो रहे हैं, कोई भी साल का पेपर निकाल के देख लो, स्टोइकियोमेट्री इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का आया ही है। अब बात अलग है कि वो रिपीट होते रहते हैं, इस वजह से एक ही बार कहीं लिखा होगा, है ना, या 2-3 बार, बट ये क्वेश्चन आना ही है इक्विलिब्रियम के अंदर, इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पेन छोड़ के सिर्फ समझने के ऊपर जहमत दें, क्योंकि बेटा देखो मेरा कराया और कुछ नहीं आना पेपर में, ठीक है ना? एक सिंपल सी काम है, आप अगर समझ लोगे सब कुछ आ जाएगा, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, ठीक। अदरवाइज सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो तुमने कभी देखा होगा। बेटा मैंने कभी तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि वही क्वेश्चन कर सको जो मैंने करवाया, मैं इसीलिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूं कि आपके पास इतनी समझ हो सके कि किस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। इतनी सारे क्वेश्चन कोई एज अ प्रैक्टिस क्लास में नहीं करवाता है बेटा, ठीक। बट मैं कोशिश करता हूं हर टॉपिक के अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चंस करवाने की, ठीक है ना? हर टॉपिक को करते करते, हर चैप्टर को करते करते हम ऑलमोस्ट 200-250 क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस कर डालते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक आज तक पढ़ा है जिसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाया हो आपको कि ऐसा क्वेश्चन आता है? टेल मी, ऐसा है ही नहीं। तो हर टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री का इफेक्ट, हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज कर रहे हैं, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि क्वेश्चन तुम ही ने करने बाद में। पहली बात, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, वैल्यू ऑफ के इज इनवर्स्ड, वैल्यू ऑफ के इज इनवर्स्ड। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो वैल्यू ऑफ के को क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो, ठीक। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि एक रिएक्शन है ए से बी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने दे दिया 16, अब मैं बोलता हूं फाइंड के फॉर बी टू ए, रिएक्शन उल्टा कर दिया मैंने, तो इसके के की वैल्यू क्या होगी? 1/16। बोलो क्यों? कितना ज्यादा मुश्किल काम है ना, रॉकेट साइंस। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए, रेशो उल्टी हो गई भाई, रेशो उल्टी होगी तो वैल्यू ऑफ के भी क्या हो गया? इनवर्स हो गया। तो कितना सिंपल सा काम है यार, इफ रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ के इज इनवर्स्ड। एनी डाउट्स? अगली बात, if reaction is multiplied by any number, if reaction is multiplied by any number, it becomes power of k। अगर आपने रिएक्शन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया, वो के की सीधे पावर बन जाएगी। जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन ये था,
है ना, बोला रिएक्शन है ए गिविंग अस बी, और के की वैल्यू क्या दे दी हमारे पास 16। हमें बोला फाइंड के फॉर 2a गिविंग अस 2b। ठीक है जी, यहां फिर बोल दिया 3b गिविंग अस 3a। इसके लिए हमें के निकालना है बेटा जी। यहां पे एक ए और एक बी था, यहां दो दो हो गए, तो रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इसकी के क्या होगी, इस वाले के का पावर 2, जितने से मल्टीप्लाई किया वो पावर हो गया। अगर मैं इसको K1 लिख देता तो मैं ऐसे लिखता इट विल बी K1 का स्क्वायर, मतलब K इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, है ना, सिंपल बात। क्योंकि ऑब्वियसली सारी पावर्स डबल हो गई हैं, तो नेट में पावर के ऊपर प्रोडक्ट कितना आया डबल, तो उतना ही पावर बन जाएगी हमारी। समझ में आई बात। यहां पे एक तो रिएक्शन को ट्रिपल किया था और दूसरा उसको पुट्ठा भी किया था, ट्रिपल भी किया पुट्ठा भी किया, तो के जो आ जाएगा इसका, क्या वो 1/K1 का क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, है ना जी। तो मतलब क्या इसको 1/16 का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं, बोलो समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं भाई, कोई डिफिकल्टी है इसमें। अगली बात, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, डिवाइडेड बाय एनी नंबर, मैं नहीं करवाता ये, है क्यों, डिवाइडेड बाय एनी नंबर का क्या मतलब ये नहीं कि 1/दैट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या उसका मतलब ये नहीं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पावर 1/2 ही लिख दो सीधे ही, स्क्वायर रूट हो गया। मान लो किसी रिएक्शन को 3 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो जाएगी 1/3, यानी क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं। तो क्या इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है, डिवाइड को जितने से डिवाइड किया 1/दैट से मल्टीप्लाई किया। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको पूरा लिख लो कि भैया इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द के विल रूट ऑफ दैट नंबर, के विल बी रूट ऑफ दैट, उतने का ही रूट होगा। समझ में आई बात। यानी अगर मैंने बोल दिया कि 2a गिविंग अस 2b और k की वैल्यू बोली 16, अब बोला फाइंड द वैल्यू फॉर बोल दिया a गिविंग अस b, हाँ जी, तो भैया 2 से क्या किया डिवाइड, 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू K1 की पावर हाफ, यानी स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 16 की अंडर द रूट, मतलब 4। इसको अंडर द रूट लिखूंगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा क्या, एक ही तो बात है। पावर 1/2 मतलब अंडर द रूट, पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, पावर 1/4 मतलब फोर्थ रूट, है ना, क्वाड्रेट रूट। बोलो समझ में आया। तो बेटे अगर इन्वर्स करते तो क्या होता, और अगर आपके पास मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, डिवाइड करते तो क्या होता, समझ में आया। आगे देखो फिर, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, if two reactions are added, their k's are multiplied, their k are multiplied। अगर दो रिएक्शन को ऐडोगे तो उनके के आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है ये, है ना जी। जैसे बेटा जी मान लो एक रिएक्शन है, बोला जी A गिविंग अस 2b, ठीक है जी, इसका के बोल दिया 16, और दूसरी बात बोल दी कि B 2b + c गिविंग अस 4d, ठीक, इसका के बोल दिया 4, ये K1 है मान लो, ये K2 है मान लो, है ना। अब बोला फाइंड द के फॉर, फाइंड द के फॉर, हमें दे दिया
A plus C giving us 4D. A plus C giving us 4D. इसका K निकालना है और यहां में बोल दिया 8D is giving us 2A plus 2C. इसका K निकालना है. देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास A और C का प्लस है. A और C के बीच में क्या है? प्लस. इधर A रिएक्टेंट, इधर C रिएक्टेंट. अगर उन दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों इक्वेशन ऐड हुई होंगी. यहां से हमारे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो दोनों इक्वेशन क्या हुई होंगी? ऐड हुई होंगी. ऐड होने का मतलब क्या हुआ होगा कि A गिविंग अस 2B और यहां पे आया 2B प्लस C गिविंग अस 4D और दोनों को ऐडा, है ना? दोनों को ऐडा. ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग है ना भाई. ये इस साइड, ये इस साइड, कैंसल वेंसल. समझ में आई? क्या बचा? A प्लस C गिविंग अस 4D. आगे इक्वेशन हमारी. इसका मतलब इसका K किसके बराबर? K1 इंटू K2. ऐड नहीं होते K बेटा, क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं. समझ में आई? K's आर नॉट एडेड, क्योंकि रेशोज है ना बेटा, तो रेशोज ऐड नहीं होती है ना. ठीक. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 इंटू 4. आंसर इज 64. बोलो समझ तो नहीं आया? आ गया? नहीं आया? चलो अच्छी बात, फिर ये समझ लो. ठीक. अब ये रिएक्शन एक तो पुट्ठा है ना जी, और मल्टीप्लाइड बाय 2B है ना जी. तो पुट्ठे के लिए तो हमें पता कि K जो होगा 1/K1 इंटू K2 है और ऊपर से 2 से मल्टीप्लाइड भी है, तो होल स्क्वायर भी है. बोलो समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है? आ जाता है. एक ट्रिक खेलूं है? चलो तुम बताएंगे मेरे को, है ना? बताएंगे तुम पक्का? आपने फाइंड दी के, ये दो रिएक्शन दिए, ये दो रिएक्शन दिए. इधर ध्यान से सुनना, दो रिएक्शन दिए. फाइंड K फॉर, फाइंड K फॉर 2A प्लस C गिविंग अस 2B प्लस 4D. करो. इसका K निकालो जरा. लगाओ थोड़ा सा अपना 200 ग्राम भेजा. बोलो सर भगवान ने भेजे के साथ नहीं भेजा. चलो चलो शाबाश. अच्छे बच्चे रोते क्यों? क्या हुआ इस क्वेश्चन में भाई? देखो प्यारे बच्चों, कैसे पता चला हमारे को क्या हुआ? जादू थोड़ी है. इधर देखो, यहां K कितने आ गए? 2. और यहां कितने थे? 1. तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन तो 2 से मल्टीप्लाई, ये वाली इक्वेशन तो 2 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तभी 2 हो गए. तो एक बात तो पता है कि ये K जो होगा, और इक्वेशन क्योंकि सीधी सीधी है, तो K1 का क्या होगा? स्क्वायर. ये तो श्योर है. ठीक है जी. और C एक ही आया यहां पर, यानी ये एज इट इज ही है ना? एक बार करके देख लें फिर. मतलब इक्वेशन है 2A गिविंग अस 4B. ये वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके हो गई, और ये एज सच गिविंग अस 4D. ठीक है जी. एडा, 2 कट गए. क्या हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? ठीक. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन ऐड तो हुई है, पर पहली वाली क्या हुई थी? 2 से मल्टीप्लाई. इनटू क्या कर देंगे? K2. तो आंसर क्या आ गया भाई? 16 का स्क्वायर इंटू 4. बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके ऐसे भी तो दे सकते हैं.
आप ही को इसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? बहुत सिंपल बात होती है, इसको देखना कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपने यहां देखा, यहां पे एक ए था और किसी इक्वेशन में ए नहीं था, यहां दो आ गए, तो ऑटोमेटिकली ए को डबल तो करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन तो डबल हुई है। अगर मान लो ये इस साइड आगे होते, ये ए इस साइड आगे होते, इसका मतलब क्या होता कि इसको उल्टा भी किया है। अगर ए प्रोडक्ट साइड आगे होते तो इसको उल्टा भी किया होता, है ना जी। तो यहां डिवाइडेड बाय 1/K1 का स्क्वायर लिख देते अगर उल्टा हो जाता। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो रही है जी। जैसे मान लो इक्वेशन ऐसे दे देते, बोलते जी 2B + C गिविंग अस 2A + 4D, इसका K निकालना है। देखो भैया, पहली बात के ए कितने हो गए? 2। वहां ए कितने हैं? 1। वहां ए था कैसा? रिएक्टेंट। यहां क्या बन गया? प्रोडक्ट। रिएक्शन उल्टा भी हुआ, 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ। तो इसका के जब हम निकालेंगे, रिएक्शन उल्टा हुआ तो 1/K1 और 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ, स्क्वायर आ गया। और C 1 है, वहां पे भी C 1 है। D 4 है, वहां पे भी D 4 है, और जिस जगह पे उसी जगह पे है। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एज इट इज ही। तो इनटू क्या आ गया? K2। कितना मजा आया, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं? पर इट नीड सम भेजा। गॉट इट और नॉट? जैसे प्यारे बच्चों, आगे चलो, अभी बहुत कुछ है दुनिया में, है ना। मान लो आपको बोला इफ, अगली बात, इफ 2 रिएक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड, बेटे जी, अगर हमारे पास 2 रिएक्शन ऐड होते थे तो के क्या होते थे? मल्टीप्लाई। तो 2 रिएक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे तो के क्या होंगे? डिवाइड होंगे कि नहीं? तो यानी के आर डिवाइडेड। ठीक है जी। जैसे रिएक्शन देते भाई तुम्हारे को, थोड़ा सा बोला 2A गिविंग अस 2B या 4B, के दे दिया जी 16, ठीक है, और दूसरी साइड दे दिया 2B + 2C या C गिविंग अस 4D, इसका के दे दिया जी 4। ठीक। अब बोल क्या मरे? बोला आप बताओ कि A, ठीक, + 8D, A + 8D, ठीक है जी, इज गिविंग अस 6B + 2C। इसका के हमारे से पूछा है। देखो भैया, पहला तो देखो A, यहां पे हमारे पास 2 थे, 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से किया होगा? हाफ से, यानी डिवाइड बाय 2, है ना, वही बात हुई होगी। और यहां पे भैया ये तो डबल तो हो गया, मल्टीप्लाई तो 2 से किया हमने, तभी तो 8 हो गया, पर उल्टा भी हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट भी किया है। सब्ट्रैक्ट करना ही उल्टा होता है, तो ऑब्वियसली वो डिवाइड हुआ होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे इसको कि इसका के जो होगा वो K1 का √ डिवाइडेड बाय K2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय K2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हुई होगी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके। जरा चेक कर ले अपन, अगर मान लो इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या आई? A + A इज गिविंग अस क्या? 2B, है ना जी। समझ में आया? हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसका के क्या हुआ होगा? K1 की पावर, यही हुआ होगा भाई। और वहीं पर दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या किया?
इसको पुट्ठा मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4b प्लस दैट ऑफ 2c गिविंग अस 8d। ठीक है जी। अब इसका k क्या होगा फिर हमारे पास, k2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया। अब इसको हमने सब्ट्रैक्टा, क्यों, क्योंकि d इधर चाहिए था, b उधर चाहिए था, है ना जी। तो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, फिर क्या आ गया, a प्लस 8d, ये इधर आ गया, गिविंग अस 6b प्लस 2c। क्या वही इक्वेशन आई हमारे पास जो चाहिए थी? हाँ जी, जादू हो गया। तो k किसके बराबर आया, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब k1 की पावर हाफ, सब्ट्रैक्ट का मतलब डिवाइड। लो जी, बन गया इक्वेशन। तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, 16 का अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ऊपर 4 नीचे 16, 1/4। मजे आ गए। बोलो क्लियर। तो स्टोइकियोमेट्री का असर समझ में आता है। इफ टू रिएक्शंस, अगर इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ k इज इनवर्स्ड। पहली बात, इफ रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ k इज इनवर्स्ड। दूसरी बात, इफ reaction is multiplied by any number it becomes power of k. if reaction is divided by number, हम बोल सकते हैं उसका अंडर द रूट कर सकते हैं उतने नंबर से, अंडर द रूट ऑफ दैट नंबर। if two reactions are added their k's are multiplied, if two reactions are subtracted divided। क्वेश्चन करेंगे अपन एक सिंपल सा, ध्यान से समझने का, कभी कभी आ जाता है भाई। ठीक है जी, आपको बोला फाइंड k फॉर, फाइंड k फॉर चलो शाबाश। बोलो 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 शाबाश। हाँ जी, कुछ नहीं, बस k1 k2 k3 की टर्म्स में बताना है आपने। हाँ जी, हाँ जी, बोलो इसका क्या आंसर आएगा। आंसर निकालो भाई, आंसर जल्दी, शाबाश। अच्छे बच्चे रोते क्यों? देखो बच्चे, इधर देखो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क यार, 2+2 होता है। एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन में कहीं पे भी H2PO4 या HPO4 2 नेगेटिव है? तो ये तो खत्म करने पड़ेंगे अपने को। ये खत्म कैसे करेंगे? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, अगर ऐड हो जाए तो कट जाएगा,
ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट ऐड हो जाए, कट जाएगा। तीनों इक्वेशन को ऐडा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। देखो जी, अगर तीनों को ऐड किया, ये कटा यहां से, ये कटा यहां से, है ना जी, और नेट इक्वेशन क्या बन गई? H3PO4 गिविंग अस 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, और इसका K क्या आ गया? K1 इंटू K2 इंटू K3। ऐड नहीं करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। पर बेटा रिएक्शन इससे पुट्ठा दिया हुआ है, तो इसका K क्या आ गया? 1/K1 इंटू K2 इंटू, बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई समझ में? क्लियर? देखो बच्चे, आज बहुत सारा काम किया हमने। एक बात, अब आप जो फ्यूल है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक वाला अभी नहीं करेंगे, ठीक? क्योंकि उसमें अभी न्यूमेरिकल नहीं किए और उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, ठीक? आपने करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद जो फ्यूल होगा, और अगला कर देना है आपने स्टोक्योमेट्री वाला, इफेक्ट ऑफ स्टोक्योमेट्री के बाद जो फ्यूल होगा। ये दो कर लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला अभी मत करना, क्योंकि बेटा उसमें क्या होगा, हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। अभी न्यूमेरिकल हमने छुए नहीं है ना, अभी मैं थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट में दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, लो शेटलियर प्रिंसिपल, दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल। मतलब हमारी लाइफ टोटली डिपेंड्स अपॉन इट, हम जो भी करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक? तो अगली बार लो शेटलियर प्रिंसिपल, और फिर हम अगर समय बचता है तो न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल्स में मेरे को 2 दिन लगेंगे, अगर अच्छे से करना है तो। चलता फिरता काम आपको पता ना किया है ना करूंगा, ठीक? आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, हौली हौली करेंगे, ठीक है? वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास बचा क्या? एक रिडॉक्स और ऑर्गेनिक, बस खत्म, ठीक? स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो अपन अगले साल में कर लेंगे, वो तो कंपटीशन में ही है ना, +1 में तो नहीं है। +1 के सिलेबस में सिर्फ क्या रह गया? रिडॉक्स एंड ऑर्गेनिक, खत्म है। 3 चैप्टर है बच्चे सिर्फ। देखो बेटा, ऑर्गेनिक जो है ना, इट इज लाइक अ रबर बैंड, यू कैन स्ट्रेच इट एज यू वांट एंड यू कैन लीव इट एज यू वांट। आई कैन कंप्लीट द ऑर्गेनिक इन 1 week and I can take 1 full year to complete organic। चलो वो अच्छी बात है।